टाइम को मैनेज करना और अपनी रिस्पेक्ट को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त को और अपनी इज़्ज़त को संभालना और सही मानों में उसका ख्याल रखना जानते हैं और सीख चुके होते हैं, दुनिया भी उनके वक्त और उनकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखना शुरू कर देती है। जो मैनेजमेंट है ना मोहसिन साहब, सबसे ज़्यादा जो कामयाबी का रेशो मैंने जिन लोगों की ज़िंदगी में देखा तो ये वो थे जिन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जी सोना जागना से लेके खाना पीना पढ़ना काम करना, अपने आप को टाइम देना। जी, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा ग्रूम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा उन्हें उनकी परवरिश करके उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं और उन्हें ज़हमत नहीं देना चाहते अपने लिए। जब तक हम उनकी ज़िंदगी में उनको बना रहे होते हैं, उनकी तालीम, उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी हम उठाए होते हैं, तब तक हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना करें, पर हम उनके लिए करते रहें क्योंकि हम अपनी नज़रों में उनको बना रहे होते हैं। पर यहाँ एक हो जाती है गलती। हमने सोचों का ज़ाविया ही बदलना होता है जी और एक डायरेक्शन देनी होती है। जी यानी जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो एक डायरेक्शन से सोच और देख रहा होता है और वो उसी के ही ज़ेरे असर सफ़र भी करता है। जी जी तो फिर आपने बस उसको सब कुछ सुनने देखने के बावजूद उसकी सोचों को एक नई डायरेक्शन देनी होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मोहसिन नवाज़ और मेरे साथ हैं जहारा राना। अस्सलाम वालेकुम। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज एवरी सैटरडे को टेलीकास्ट होता है इसी चैनल पर, इसी स्टूडियो से, और आप हमें ज्वाइन करते हैं इस शो पर बड़ी बाकायदगी के साथ। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी आरा का और आपकी दिलचस्पी का, कि जिससे हमारा बहुत हौसला बढ़ता है और तवक्को करते हैं कि आप और आपके घर वाले सब खैर आफियत से होंगे, खुशहाल और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ होंगे। मसला अगर कोई हो तो मसले को छुपाना नहीं बल्कि बताना है, और मसला बताने के लिए फिर एक करेज भी चाहिए, अल्फाज भी चाहिए, ऐसा रिश्ता ताल्लुक़ भी चाहिए जहां आप ये बात बता सकें, और ये एतमाद भी चाहिए कि जिससे शेयर कर रहे हैं वो आपका अपना है और इस बारे में कोई अच्छा मशवरा देने की पोजीशन में भी है। बड़ी खूबसूरत बात की मोहसिन साहब, आपने हैप्पी बसंत कहा ही नहीं है। हैप्पी बसंत। यानी हैप्पी आपने बसंत। जी 2026 में जी जो जहाँ पे और बहुत से काम हुए थे वहाँ पे हमने ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल बसंत का भी देखा ना, शोर और बहुत ही ज़्यादा रौनक। जी जी। तो और आज के दिन पे तो मनाई भी जा रही है लाहौर में। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, वाह चली बादलों के पार होके डोर पे सवार, वाह सारी दुनिया ये देख देख जली रे। वाह 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 अब तो वाह। आपको यकीन आ गया कि ये जो बसंत है इसके अंदर तरंग भी है, ये पतंग के साथ साथ तरंग भी है। बिल्कुल बिल्कुल और हमने बिल्कुल। तो बचपन में चूंकि खुद पतंगे बनाई भी हैं, घर में बांसी झाड़ू से तिनके निकाल के, हाँ बाजार से गुड्डी कागज खरीद के, हम्म गोंद महंगी पड़ती थी तो आटे की लई बना के हम्म। और उसके अंदर तलावे डाल के, जी जी, और चेपियां भी बाद में लगा के और कॉपी तंदी के लगा के। बिल्कुल, और उसके बाद शोर शराबे के साथ। जी। और वही वाली रौनक जो है वो वापस भी आई है ऑब्वियसली। तो इंसान की जो ये परवाज़ है, फ़ज़ा में उड़ने की परवाज़, हवाई जहाज़ से तो उसकी ख्वाहिश की एक तकमील हुई कि वो हवाओं में, फ़ज़ाओं में उड़ने लगा। लेकिन किसी चीज़ को हवा में उड़ा के रखना और उसकी बागों को, उसकी डोर को अपने हाथ में रखना, ये इंसान की एक बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि वो चाहता है कि कंट्रोल उसके हाथ में रहे और कोई दूर उससे जो सिस्टम है, जैसे उड़ती हुई पतंग या परी जिसके नीचे झालर होती है या गुड्डा जिसके नीचे वो पान का पत्ता होता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा नाम है, शपाटा, जी गुड्डी, जी पिंकी, परी। जी। और आपने तो परी और पिंकी वगैरह उड़ाई होंगी मेरा ख्याल है। बस बहुत कुछ, अब आपको मैं इसमें काफ़ी डिटेल्स है इसमें, ओके ओके। जज्बात भी है। अच्छा। तो अच्छा, कल तो लाहौरियों के साथ हवा ने वैसे जी कोई साथ नहीं दिया, जी लेकिन आज मौसम बड़ा प्लेजेंट है। जी और मौसम साहब, मैं भी पढ़ी थी परसों जी जी कि जो हमारा जो स्प्रिंग फेस्टिवल है जी एक्चुअली, जी जिसे यहाँ पे हम बसंत कहते हैं, सब
सब कॉन्टिनेंट में स्पेशली। जी, जी, तो ये एक्चुअली में अर्ली 80s में स्टार्ट हुआ था। जी, और जी, ये एक निशानी है, ये सेलिब्रेशन होती थी कि बाहर का आमद है और सर्दियों को अब हम गुड बाय कह रहे हैं। जी, जी, तो उसपे क्योंकि रंग बिरंगे कुदरत ने देखें, ये जो सारे रंग आसमान पे उड़ते हैं तो ये ज़मीन पे भी हम देखते हैं ना, जी, जी, यानी इंतहाई खूबसूरत फूल, हर रंग का फूल जो है वो जी, अब ये एंड ऑफ फरवरी और मार्च में आपको नज़र आएगा। जी, तो इन्हीं रंगों को फिर वो आर्टिफिशियली पेपर्स में जब आसमान पे उड़ाते हैं लोग, तो वो पूरा इस बारे में बड़े पुरजोश होते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है। जी, 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 तो ये फिर कुछ एक प्लेजेंट चेंज है जो कि पंजाब में है मेरा ख्याल है, और फिर बाकी भी जो प्रोविंसेस हैं उनमें होना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग तो मेरा ख्याल है पूरे मुल्क में ही, पूरी दुनिया में आती है। बदलते मौसम इंसान को कुदरत की तरफ से एक बहुत खूबसूरत मैसेज ये है कि हालात भी बदलेंगे, कभी गर्म हवाएं चलेंगी, कभी खुशगवार मौसम होगा बाहर जैसा, कभी आपको तत्ती हवाओं का सामना भी करना पड़ेगा, कभी आपको सर्दियों में ठिठरना भी पड़ेगा। तो यानी हालात बाहर के एक जैसे नहीं रहेंगे। तो कुदरत क्या मैसेज दे रही है कि अपने आप को इन थपेड़ों के साथ एडजस्ट करते चले जाना है, क्योंकि इनमें अगर ये आपको सब कुछ झेलना नहीं आता तो फिर आपको ज़माने की सख्तियाँ, ज़िंदगी की बेचैनियाँ, लोगों की मुखालफतें, ये सब कुछ भी सहना नहीं आएगा। चुनाचे नेचर इस चीज़ का इससे बहुत पहले मैसेज देना शुरू करती है, अभी हमारी ज़िंदगी में ये सब कुछ हुआ भी नहीं होता। और फिर हम अगर इस मैसेज पर गौर करके इसको समझ लें और इससे सीख लें तो ज़िंदगी कितनी आसान हो जाती है। बिल्कुल। और ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ज़िंदगी में एक्चुअली में चेंजेस तो आती रहती हैं, और कामयाब शख्स वही होता है जो अपनी इन तब्दीलियों के मुताबिक ख़ुद को तैयार रखता है। जी, यानी अगर आपको पता है कि अब ये आइंदा आने वाला मौसम बहुत ही गर्म होगा और आप उसको अपने मुताबिक आप अपने आप को मैनेज करते हैं, तो आप उसको बड़े सक्सेसफुली गुजार लेंगे। जी, जी, लेकिन अगर आप उसे हालात के धारे पे जो लोग छोड़ देते हैं, जी, अपने मसाइल को, अपनी बीमारियों को, अपने मूड्स को, जी, तो वो मोहसिन साहब वन फाइन डे फिर वो सफ़र करते हैं। अब आपने देखा होगा रूटीन में, यानी हम क्योंकि ज़हनी मसाइल का शिकार अफराद से डील करते हैं रूटीन में, जी, तो ज़्यादातर जो केसेस हमारे पास आते हैं तो वो ऐसे ही लोग होते हैं जिन्होंने किसी मौके पे ये सोचा होता है कि ये मसला मेरा नहीं है, ये मसला कहीं मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों का है, या सोसाइटी का है, जी, या मुआशरे का है, जी, और विद पैसेज ऑफ टाइम या वक्त गुजरने के साथ में से मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा। जी, मगर क्या होता है कि फिर वो मैनेज नहीं होता। जी, जी, और सेलिब्रेशंस भी एक्चुअली वही लोग करते हैं जो टाइमली हर चीज़ को मैनेज करना सीख लेते हैं। टाइम को मैनेज करना और अपनी रिस्पेक्ट को मैनेज करना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने वक्त को और अपनी इज़्ज़त को संभालना और सही मानों में उसका ख्याल रखना जानते हैं और सीख चुके होते हैं, हुँ, दुनिया भी उनके वक्त और उनकी इज़्ज़त का बहुत ख्याल रखना शुरू कर देती है। हुँ, हुँ, यानी आप ये देखिए कि अगर अगर आप अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं ना, तो पहला काम जो आपने करना है वो अपनी नज़रों में अपनी इज़्ज़त बनानी है। हुँ, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी होगी तो आप देखेंगे कि दूसरे भी आपकी ऑटोमेटिकली इज्जत करना शुरू कर देंगे। और अगर आप अपने वक्त की कीमत का अंदाज़ा रखेंगे, अगर आप अपने वक्त के बेशकीमत होने को पहचान रहे होंगे, तो और अपने वक्त को, अपने स्केड्यूल को, अपने एक एक मिनट को बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो दूसरे भी आपसे वक्त लेकर मिलना चाहेंगे। हुँ, तो हुँ, ये जो इज्जत और वक्त है, हुँ, इस दोनों को बेवक़्त नहीं होने देना, बल्कि इसकी वक़्त को बनाने के लिए और इसको बेशकीमत बनाने के लिए खुद अपनी ज़िंदगी में आगाज़ अपने आप को देने का अज़ खुद करना है। हुँ। दूसरों की तरफ से इसके नतीजा में ये चीज़ पैदा होगी। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा ख़्याल है जो मैनेजमेंट है ना मोहसिन साहब, सबसे ज़्यादा जो कामयाबी का रेशो मैंने जिन लोगों की ज़िंदगी में देखा, तो ये वो थे जिन्होंने अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया। जी, सोना, जागना से लेके खाना-पीना, पढ़ना, काम करना, अपने आप को टाइम देना। जी, जी। मैंने देखा है कि जो लोग अक्सर शिकायत करते नज़र आते हैं ना कि वक़्त ही नहीं मिलता, हुँ, तो हुँ। एक्चुअली में मेरा ख़्याल है कि वक़्त हम सबके पास यकसा ही है। जी, आपके पास भी वही वक़्त है, मेरे पास भी उतना ही वक़्त होता है। जी, लेकिन मसला तब आता है जब हम अपने वक़्त को एक मुनासिब तरीके से मैनेज नहीं करते हैं। जी, और जी। ये भी कहीं न कहीं पे हमारे ज़हनी मसाइल जो हैं उनको शो कर रहा होता है। जी, अब जी। देखिए जैसे ये जो 2025 में जो लास्ट भी शोज़ में मैंने ये डिस्कस किया था कि
पहले जिसको हम एक नॉर्मल रवैया कंसिडर करते थे, तो अब वो सीरियस इन्हीं मसाइल हैं, जी जैसे प्रोक्रेस्टिनेशन है, जी डिलेइंग एटीट्यूड है, लेजीनेस है। अब ये वो सब चीज़ें हैं जिसको पहले एक पर्सनैलिटी का पार्ट समझा जाता था, जी जी अब वो कहते हैं कि एक सीरियस मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं। इशू। हाँ जी बिल्कुल। और इसका मतलब है कि सूनर लेटर आप परेशान होंगे। जी इसी तरीके से जो लोग ये कहते हैं कि हम मतलब एट 11th आवर जाके काम करना ना, जी पहले प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और उसके बाद अब ऐसे लोग जो हैं वो जो होगा देखा जाएगा फॉर्मूला पे अमल करते हैं और उसके बाद वो बुरे तरीके से पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस का शिकार होते हैं। जो होगा देखा जाएगा कि पॉलिसी कभी भी कामयाब नहीं हुई, क्योंकि इसके नतीजा में हमेशा जो आई वो रिएक्टिव अप्रोच आई। जी जी हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा ग्रूम करना चाहते हैं, बहुत अच्छा उन्हें उनकी परवरिश करके उन्हें एक बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं और उन्हें ज़हमत नहीं देना चाहते अपने लिए। जब तक हम उनकी ज़िंदगी में उनको बना रहे होते हैं, उनकी तालीम, उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी हम उठाए होते हैं, तब तक हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ ना करें, पर हम उनके लिए करते रहें क्योंकि हम अपनी नज़रों में उनको बना रहे होते हैं। पर यहाँ एक हो जाती है गलती। वो गलती ये होती है कि हम अपने बच्चों को किसी भी तरह का अपने लिए तोहफ़ा देने को इनकरेज नहीं करते। जी अगर आपके बच्चे अपनी माँ और बाप को सालाना एक अच्छा तोहफ़ा देने का रिवाज अपना लें और रिवायत अपना लें, तो इससे उनके अंदर भी बहुत खूबसूरत एक चीज़ पैदा होती है जिसमें कि वो अपने माँ बाप को कदर करना, रिस्पेक्ट देना, वैल्यू करना और टेंजिबल फॉर्म में उस चीज़ का एक्नॉलेजमेंट ये सीख रहे होते हैं। दूसरी जानिब माँ बाप की ज़रा कैफियत देखिए कि जो उस वक्त हो सकता है ये महसूस करें कि ये हमें तो इस तोहफे की ज़रूरत नहीं, हम एक तो ख़ुद ख़रीद सकते हैं और हमने जो पॉकेट मनी इसको दी है या इसके बहुत महदूद सी अर्निंग है, उसमें से अगर ये पैसे हमारे लिए किसी कीमती तोहफे पर सर्व करेगा तो ये इसका बेजा असराफ है, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसकी ज़रूरत बज़ाहिर उस चीज़ की तो उस वक्त शायद आपको ना हो, लेकिन उस कैफियत को ज़रा महसूस कीजिए कि जिसमें बाद में जब आप दूसरों को ये कोई माँ बता रही होगी कि मैं तो इतना मना करती हूँ पर मेरे मना करने के बावजूद ये मुझे हमेशा बहुत ही खूबसूरत हर साल ये एक तोहफ़ा देता है और हालांकि मैंने इसे बड़ी दफ़ा मना किया है। अब ऊपर से तो आप इस पे नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये फीलिंग है कि मैं इसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट हूँ। या अगर वालिद को आपने कोई तोहफ़ा दिया है तो वालिद ऊपर से जब ये मना कर रहा होगा तो अंदर से उसके यकीनन ये एक उसके फ्यूचर की तरफ उसे झलक मिल रही है कि ये मेरी इतनी केयर और फिक्र करता है तो फ्यूचर में ये मेरा कितना अच्छा साथी और जानशीन है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये आपके बच्चों की तरबियत में बहुत ही अहम किरदार अदा करती हैं। हाँ एग्जैक्टली मोहसिन साहब। और इससे ये है कि बच्चों के अंदर भी ये शौक पैदा होता है कि वो जो गिव एंड टेक है ना, कि सिर्फ पेरेंट्स ने ही नहीं देना। जी यानी हम बीइंग पेरेंट्स इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं यूजुअली, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि एस्टैब्लिश्ड है ना हमारा एक पैराडाइम कि बस वी जस्ट हैव टू प्रोवाइड, वी आर प्रोवाइडर एक्चुअली। जी तो जवाब में जब बच्चे हमारे साथ कुछ ऐसा कभी, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया है तो वो अब मदर डे, फादर डे, इस तरह की सेलिब्रेशंस भी आती हैं, तो बच्चे जब करते हैं सेलिब्रेट तो उनको कोई ज़्यादा एक्नॉलेज नहीं किया जाता जी या हमें लगता है कि ये तो फजूल ही है, या माँ बाप की एनिवर्सरी या बर्थडे, जबकि हमें उस बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है वी जस्ट हैव टू पुट द डिमांड कि हाँ ये अगर आप करोगे तो ये है ज़रूरत हमारी। इससे बच्चों के अंदर एक शौक भी पैदा होता है और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये है ज़रूरत हमारी की का जुमला यहाँ से ब्रैकेट में से उठाते हुए इस वक्त हमारी ज़रूरत है ब्रेक लेने की। ब्रेक पर चलते हैं, वापस आते हैं तो आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से प्रेजेंट होता हुआ। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास लगाया। ना कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं
मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक नाजरीन। ये विलिंग वेज का लाहौर स्टूडियो आपके लिए अपनी नशरियात लेके हर रोज़ आता है, और हर रोज़ हर शाम आपकी बन जाती है एक खूबसूरत शाम, जिसमें कि उस सुहाने सफ़र का आगाज़ होता है, जिसमें कि रिकवरी है, जिसमें ज़िंदगी में बेहतरी है, मसाइल का हल है, नशे से निजात है, और ज़िंदगी में वो असबात है जिसके लिए कोशां रहता है हर इंसान के उसकी ज़िंदगी में अमन हो, सुकून हो, मसाइल का हल हो, और मसाइल से प्रिवेंशन भी हो। जहाँ राना मेरे साथ हैं, और मियाँ और बीवी के ताल्लुकात पर ये बात करने के लिए बहुत। अब ये मत कहिएगा कि बेचैन है, अच्छा नहीं, मैंने वैसे बेताब कहना था, वरना फिर लेकिन मैं चले। एक्सप्लेन करूंगी कि मैं क्यों बेचैन हूं। अच्छा जी। अच्छा, वो तो अभी हम क्योंकि ब्रेक में मैं और मोहसिन साहब इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि जो हमारे लास्ट शोज़ में बहुत ज़्यादा हमें तादाद में मैसेजेस और कॉल्स भी मौसूल हुई, तो वो इसी बारे में थी कि आपने एक किसी लास्ट शो में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ पे बात की थी, और वो बहुत ज़्यादा ही उनके लिए सूदमंद साबित हुई, तो प्लीज़ उस पर ज़रा और बड़े बल्ब से रोशनी डालें। तो मैंने आज यही सोचा मोहसिन साहब से कि क्योंकि इट्स अ लॉन्ग वीकेंड और सभी घरों में बैठे हुए आप हमारा प्रोग्राम भी देख रहे होंगे, तो चलें यूज़फुल हो जाएगा। असल में मियाँ बीवी का जैसे ताल्लुक़ हम ये अक्सर सुनते हैं कि कायनात का जो सबसे पहला रिश्ता था वो मियाँ बीवी का ही रिश्ता है, और रिश्ता जो है ये बहुत खूबसूरत है, क्योंकि ये एक दूसरे को तकमील का एक रिश्ता है ना, कंपैटिबिलिटी है इसके अंदर, आप मुकम्मल करते हैं, दुख सुख का साथी होते हैं, और आप फिर ये भी कहते हैं कि मिले हो जब से तुम हमको, ये दुनिया खूबसूरत है। वाह वाह, बिल्कुल। और कहते हैं आप, और शादी के पहले दिनों में तो ज़्यादा ही कहते हैं आप जी। दुनिया हसीन हो जाती है बिल्कुल, और आपको लगता है कि शायद मैं जो चाह रहा था या चाह रही थी वो हो गया जी। मगर फिर ऐसा क्या होता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ वो जिनके मिलने से दुनिया हंसी होती है, उन्हीं के मिलने से दुनिया जो है वो फिर कुछ उदास और वीरान वीरान सी लगना शुरू हो जाती है। ये क्या वजह है कि हम शुरू में कहते हैं कि सुनो एक बात बोलें क्या, हमें तुमसे मोहब्बत है, लेकिन फिर बाद में हम ही उसे कहते हैं कि चुप करके बैठो, बोलो मत। जी। या मैं घर इसलिए नहीं जाता क्योंकि घर पे हर वक्त शोर शराबा और लड़ाई झगड़ा रहता है, और शोर शराबे से तंग आके लोग शराब पीना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। और ख़वातीन का ये होता है कि हम कोई बात कर ही नहीं सकते, हम जब भी बात करते हैं तो मियाँ का चिड़चिड़ापन, नाराज़गी और गुस्सा देखने को मिलता है। बाकी लोगों के साथ या ख़वातीन या मर्दों के साथ तो मियाँ साहब का जो मूड है वो बहुत अच्छा रहता है, मगर मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या ये वो शख्स नहीं है जो कि मैं समझ रही थी कि हमारा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ चलेगा, ये बदल सा गया है। और शौहर को भी लगता है कि बीवी जो है ये वो नहीं जो मैं चाह रहा था, मैं जो चाह रहा था जो मेरे दुख सुख की साथी होगी, ये वो उस तरह का कोई मैच बना नहीं। तो ऐसे में जो दोनों पार्टनर हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, पहले तो ये कि वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं मोहसिन साहब इस ताल्लुक़ में जी। क्योंकि जो ख़वातीन है ना हमारी लड़कियां ख़ास तौर पे जब बच्चियां होती हैं और उसके बाद ऑब्वियसली वो एक स्कूल कॉलेज के दौर में जाती हैं, तो जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा फीड की जाती है वो यही की जाती है कि वन फाइन डे यू विल बी ब्राइड, और एक ख्वाबों का शहजादा घोड़े पे बैठ के आएगा और तुम्हें ब्याह के लेके जाएगा, और ये वो हेवन होगा जहाँ पे उस पैराडाइज में यू कैन फुलफिल एवरी योर डिज़ायर। जी जी। वैसे ये जो आपने घोड़े की बात की कि घोड़े पे बैठ के शहजादा आएगा, वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, हाँ, लेकिन ये अब तो घोड़े का दौर या घोड़े के यानी गुजरने के लिए हमारी सड़कें अलाउ भी नहीं करती, लिहाजा वो जो मर्सिडीज पे आ जाएगा, मर्सिडीज पे आ जाएगा, हाँ, और फिर BMW पे आएगा, और वहीं से गाड़ियों की भी एक दौड़ शुरू हो जाती है कि किस गाड़ी पर, यानी आजकल लड़के को देखने के अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट है लड़की वालों के लिए, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कि गाड़ी कौन सी है, घर अपना है या नहीं, किस जगह घर है, और इसके अलावा ये कि लड़का कमाता कितना है, लड़के का अखलाक कैसा है,
लड़के का ज़िंदगी का गोल क्या है, उसकी सीरत, उसकी दुनिया को देखने की नज़र, उसका खुलूस, उसका जो विजन है वो क्या है, ये तो सानवी सी चीज़ें हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी है वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की है। बिल्कुल। और इसमें मोहसिन साहब ये भी है कि जैसे पहले तो ये होता था ना कि पूछा जाता था, लोग मिलते थे, तो अभी में तो ये होता है कि अच्छा अगर वो ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है, यानी प्रोफाइल्स बन रही है ना, तो प्रोफाइल्स में एक उन्होंने मेंशन कर दिया उसकी जो जो अचीवमेंट्स हैं, तो अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फिर तो ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है, बस फिर फ़ौरन से हाँ कर दें। जी। अब जब आपकी जो एक्सपेक्टेशंस ही अनरियलिस्टिक हैं और एक्सपेक्टेशंस आपकी वो हैं जो एक्चुअली में आपकी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने में, ठीक है एक एस्पेक्ट होगा बट नॉट फुली, नॉट 100% वो आपकी ज़िंदगी को खुशगवार नहीं बना सकती, क्योंकि गाड़ी जो है वो बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर गाड़ी गैराज में खड़ी हो जाएगी, पैसा बैंक में होगा। मैंने बहुत से कपल्स देखे जो जाते हैं, खाना खाते हैं रेस्टोरेंट में खामोशी से और वापस आ जाते हैं। गाड़ियां उसी उनकी गाड़ी भी को गैराज में खड़ी होती हाँ। हैं, बैंक में उनके भी पैसे होते हैं, हाँ। लेकिन उनकी जो खामोशी है वो ये बता रही होती है कि इजहारे मोहब्बत करने को कुछ नहीं, हाँ। एहसासात और फीलिंग्स का ताल्लुक नहीं है, कनेक्शन नहीं है। मल्टी नेशनल कंपनी में काम करता है, उसकी जो है वो हज़ारों डॉलर्स में सैलरी है, पूरी फैमिली जो है वो अमेरिका, सिंगापुर और जर्मनी में सेटल्ड हैं, सिबलिंग्स उनके जी। और उनकी पूरी फैमिली बहुत ही अमीर कबीर है। अब ये वाला जो प्रोफाइल है, अगर आप किसी के सामने देख रखेंगे तो फौरी तौर पे एक खुशी की लहर सी उस लड़की के घर वालों के दिल में दौड़ जाती है और वो ये सोचते हैं कि इतना अच्छा रिश्ता तो मिलना नहीं, फौरन से हामी भाई, फौरन से, यानी इतना अच्छा रिश्ता। अब गौर करने की बात यह है कि ना तो आपकी जो बेटी है वो ब्याही जाने वाली है उन हज़ारों डॉलर्स के साथ, ना मल्टी नेशनल कंपनी का वो हिस्सा बनने वाली है या उसके साथ कोई इसका जज्बाती रिश्ता है, ना ही उसके वो बहन भाई जो सिंगापुर, जर्मनी, अमेरिका में सेटल्ड हैं। दरअसल तो ये देखना होगा कि उस लड़के का अखलाक, किरदार और उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, खुद अपने बारे में सेल्फ इमेज है, वो कैसा है, वो ख़वातीन के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखता है, वो कितना ठोस और मजबूत ज़िंदगी के बारे में सोचता है, रियलिस्टिक है या नहीं, उसकी इमोशनल हेल्थ कैसी है और वो दूसरों के एहसासात का कितना ख्याल रखता है, केयरिंग एटीट्यूड, लविंग एटीट्यूड है या नहीं, अपने घर वालों की कितनी इज्जत करता है जी, अपनी मदर की, बहनों की, भाभीियों की, उसका ताल्लुक कैसा है बहन भाइयों के साथ, और ये जो शान शौकत अगर उसे मिली है तो इसमें उसका अपना हिस्सा कितना है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा तो ये मोहसिन साहब इसे हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ हमारे बड़े रिस्पेक्टेबल कॉलर हैं जी, वकास साहब। जी, तो बिल्कुल हम इनसे बात करते हैं, अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत अहम मौजू पर हम बात करेंगे अपने मेहमान कॉलर के साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, वो मेरा ख्याल है कि अभी कनेक्टिंग मोड पे है, क्योंकि पतंगे भी उड़ रही हैं ना आज जरा। जी। देखिए, जो अल्फाज भी जिनके आखिर में आता है ना, यानी जैसे ये इस काफिये के काफी ज्यादा अल्फाज हैं, आहंग, पतंग, तरंग, खुश रंग, संग, संग, और फिर इंसान एक वक्त में आ जाता है इन सब से तंग। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और मोहसिन साहब, जैसे अभी हम मियाँ बीवी के बारे में भी ये बात कर रहे थे ना, बड़ी खूबसूरत आप बात कर रहे थे, जैसे अभी कॉलर ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली ज्वाइन करेंगे उन्हें भी। जी, तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि जब वो मल्टी नेशनल कंपनी या घर या कारोबार, तो एट टाइम बाद में पिक्चर जब सामने आती है तो पता चलता है लड़के का तो कुछ भी नहीं था, रिश्ता था DHA लाहौर में, फेज 5। अच्छा, बड़ी कोठी, वाह, गैराज में खड़ी हुई 4 गाड़ियां, ठीक, और वहाँ लड़की वालों को दावत दी गई और उन्होंने जाहिर है इतना बड़ा घर, इतनी गाड़ियां देखकर उस लड़के को भी फौरन ही कबूल किया, लड़के के बारे में ज़्यादा जानने की जहमत नहीं की, ठीक, और हाँ हो गई। कुछ अरसे बाद शादी भी हो गई और फिर एक दिन जो है वो जब लड़की उस घर में पहुंची तो ये जो घर था
साथ ही मालिक मकान की तरफ से नोटिस भी आ गया कि घर को फौरन खाली कर दें। ओहो। गैराज में जो खड़ी गाड़ियां थी वो चूंकि उबर की थी तो वो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। जी जी, और ये सच्चा वाकया है, सीरियसली? बिल्कुल सीरियस। ओह माय मतलब गॉड। मेरा आपके साथ कोई भी मजाक का या अपने नाजरीन के साथ मैं क्यों मजाक करूंगा, ये तो बात मानने वाली है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली मोहसिन साहब। अच्छा, मतलब कि इस हद तक में जी जी, इट्स अ रियली वेरी सीरियस मैटर। बहुत सीरियस। यानी कि हम इम्प्रेस इतना जल्दी होते हैं और इतना मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि गाड़ियां खड़ी हैं एंड वी आर फीलिंग सो कॉन्फिडेंट। उनकी वालदा ने ना, लड़की की वालदा ने मुझे राब्ता किया। अच्छा। और उन्होंने बताया कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ है और जो चीज़ें हमने देख के लड़की को ब्याहा था वो तो वहाँ कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से वो इतनी परेशान थी। तो इस दौरान उन्होंने एक्चुअली लड़के के बारे में नहीं जाना था। पता ये चला कि जो लड़का है वो पहले किसी जगह से शादी टूट चुकी है और वो अपने वालिद की बिजनेस में यानी एक साइलेंट पार्टनर है और कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल भी करता है। आप ये समझ लीजिए कि जब भी किसी को इम्प्रेस करना होगा ज़ाहिरी चीज़ों से, ये एक बड़ा अहम नुक्ता है। जब कोई आपको मुतासिर करने के लिए दूसरी चीज़ें प्रेजेंट करता है, यानी आपकी दुनियावी तौर पे आपका कोई जाहो मनसब, कोई आपकी ऐसी चीज़ें, कोई घर, गाड़ियाँ, कारोबार, नंबर्स, इस तरह के, ये जो वो मुतासिर करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये उस तरफ से कुछ आपकी नज़रों से कुछ ओझल रखना चाहता है कि कहीं उस तरफ आपकी नजर पड़ ना जाए वो जो खास जगह है जो असल है, जो एक्चुअली जिसके साथ आपने जिंदगी गुजारनी है, यानी कंपनसेशन है ना। जी, अब ये दिस इज समथिंग जो कि आप कंपनसेशन दे रहे हैं अगले बंदे को, या तो फिर आप मेंटली प्रिपेयर रहें कि आप उस कंपनसेशन से ही अपनी जिंदगी को बेहतर कर लेंगे और फिर आप पर्सन पे। अच्छा देखें, और ये जो शादी के पीछे भी मोहसिन साहब यूजली जो हम, जैसे आपने नशे का भी अभी जिक्र किया, तो जो नशे के बहुत सारे मरीज होते हैं घरों के अंदर जी, तो फैमिलीज का जो पहला फोकस होता है वो इसी चीज़ पे होता है कि इनकी शादी करा दें। और वो अब शादी कराने के लिए उन्हें लगता है कि ये है वो सोल्यूशन जिससे ये हमारा मरीज वन फाइन डे ही लीव ऑल द, he quit all the ये सब्सटेंस यूज एंड ही विल बी इन फाइन लाइफस्टाइल। तो उसमें जब वो ये सब करते हैं तो उसके लिए कोई भी झूठ बोलें वो, उन्हें लगता है कि ये बस एक बार शादी हो जाए मसला हल होगा। जबकि हमारे पास जब मसाइल आते हैं तो तब तक शादी, कारोबार, झूठ, नौसरबाजियाँ, ये सब करने के बाद फिर रॉक बॉटम हिट पे ही लोग आते हैं। हम ऐसी शुरुआत के साथ अगर हम ये देखें कि ऐसी शुरुआत हुई दो रिश्तों में और उसके बाद अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने वो वाले ख्वाब उनको याद आ रहे हैं कि मैं तो समझता था कि एक आइडियल खातून मेरी ज़िंदगी में आएगी, ये एक आइडियल मर्द आएगा। तो वो आइडियलिज्म तो कहीं बहुत पीछे रह जाता है और वहाँ पे रंजिशें, रिजनमेंट्स, बुरा भला कहना या बुरा भला फील करना या साइलेंस या बहुत ही जिसे कहते हैं ना कोल्डनेस जो है उसका सामना करना पड़ता है। और फिर ऐसे में आप कहते हैं कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ, वाह, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। वाह वाह वाह। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अब फिर से जो है ना मुझे अगर छोड़ना है तो फिर वापस मत आना। यानी ये जो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स होते हैं जी, उसमें फिर आपने देखा है कि जो अक्सर पार्टनर है, आप ये कहना चाहती हैं कि कल बिछड़ना है तो फिर अहद वफा सोच के बांध, वाह, अभी आगाज मोहब्बत है गया कुछ भी नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत आला मोहसिन साहब। अच्छा, जितना दौर चेंज हो गया ना मोहसिन साहब, अब ये वो दौर है नहीं जहाँ पे कि हम किसी के रवैयों को चेक नहीं कर सकते। जी जी, बहुत बहुत आसान है जी। आप बातचीत के ज़रिए अगले बंदे का मूड, उसका उतार चढ़ाव, उसकी पर्सनैलिटी, उसका शौक ज़ौक, उसका लगाव किधर है, वो कितना मतलब ग्रोथ माइंडसेट के साथ है, कितना फ्यूचर के बारे में एंथुसियास्टिक है, आप आराम से पता चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि शायद लोग फेक भी करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कितना ही कोई लंबा अरसा कोई फेक कर लेगा। और कॉलर हमारे साथ फिर हैं जी, फाइनली बात करते हैं अपने मेहमान कॉलर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके मोहम्मद वकास साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वकास साहब NLP ट्रेनर हैं
और बहुत ज़बरदस्त अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। एक बहुत अच्छी इन्होंने किताब भी लिखी है एनएलपी पर, और अपने इस फील्ड को उन्होंने कैसे चुना, यानी वो एक अफ़वाज पाकिस्तान के साथ वाबस्ता थे, वहाँ से अपनी जॉब की तकमील पर फिर वो आ गए ट्रेनिंग इंडस्ट्री में। तो मोहम्मद वकास साहब, ये बताइएगा कि ये कैसे ख्याल आया कि आपको ट्रेनिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाना चाहिए? सर बहुत शुक्रिया। अफवाज पाकिस्तान में रहते हुए जब इंसान मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करता है तो आपका एक माइंडसेट डेवलप हो रहा होता है। जी। तो कई दफ़ा ये लगता है कि एक माइंडसेट ही इंसान को आगे लेके चल रहा होता है। ऐसे में मुख्तलिफ साइंसेज हैं या मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, उनमें एक NLP है, यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। तो मेरा इंटरेस्ट इसमें इसलिए आ गया कि इससे यानी NLP से आप लोगों के माइंडसेट को रीवायर कर सकते हैं, यानी लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जी। मेरा इसमें दिलचस्पी इसलिए बढ़ना शुरू हुई और मैं इसमें इन हो गया। बहुत ज़बरदस्त। और ये बताइएगा कि ये जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग पर आपने किताब भी लिखी, तो NLP को अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में NLP की डेफिनेशन क्या है? ओके, इस पे मुख्तलिफ लोगों ने ना बहुत ज़्यादा बात की है, हर किसी ने अपनी डेफिनेशन दी है। इसकी जो मैं डिफाइन करूँगा कि आप अपने बिलीव्स, अपनी सोचों से और अपनी लैंग्वेज से अपने बिहेवियर को डिटरमाइन कर रहे होते हैं। जी। तो अगर आपका बिहेवियर या आपके नताइज आपकी मर्जी के नहीं हैं, तो आप अपने बिलीव्स, अपनी सोचें और अपनी लैंग्वेज को तब्दील करके डिफरेंट नताइज हासिल कर सकते हैं। वाह, बहुत 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 अच्छा, प्रिसाइज और फोकस्ड आपका आंसर। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो NLP के अंदर मेटा मॉडल है, ये क्या है? मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आप हमें बताइए और हमारे नाजरीन को कि ये जो कुछ जुमले होते हैं, कुछ हमारे रिस्पॉन्सेज होते हैं, कुछ बातें होती हैं, उनको NLP मॉडल का मेटा मॉडल जो है वो कैसे सपोर्ट करता है। और इसमें जब आप कुछ मिसालें दे रहे होंगे तो यकीनन हम उससे रिलेट कर पाएंगे अपनी अमूमी ज़िंदगी को। ओके, मेटा मॉडल ये वर्जीना सैटर के काम पर बेस्ड है। वर्जीना सैटर पिछली सदी की एक कपल काउंसलर रही हैं, यानी फैमिली साइकोलॉजिस्ट रही हैं। वो रिलेशनशिप के इश्यूज को सॉल्व करती थी। तो उन्होंने ये देखा कि लोग प्रॉब्लम का शिकार इसलिए नहीं होते कि उनके साथ क्या होता है, बल्कि इसलिए होते हैं कि वो क्या समझ रहे होते हैं, क्या मीनिंग दे रहे होते हैं। अब उसमें 3 तरह के फिल्टर की बात करती है, डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन। यानी हमारा जहन इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ फिल्टर से गुजार कर डिफरेंट मीनिंग दे रहा होता है। अब वो मीनिंग डिटरमाइन करते हैं कि हम प्रॉब्लम में होंगे या प्रॉब्लम में नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे एक शख्स ये कहता है कि उसने मुझे सालगिरह पर गिफ्ट नहीं दिया, इसका मतलब है कि वो मुझे भूलना चाह रहा है। अब ये कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न है। यानी हम इसको क्वेश्चन ऐसे करेंगे कि बर्थडे या सालगिरह का गिफ्ट न देने का भूल जाने से क्या ताल्लुक। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पर्सन का वो पर्दा खुलेगा कि हाँ, ये तो मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। असल में हमारा जहन बहुत से शॉर्टकट्स पे चल रहा होता है। तो जब भी वो ये नज़रिया अपना के चलेगा तो उसके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे। या मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैंने उसको कॉल की, उसने पिक नहीं की, इसका मतलब है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ भी कॉल एंड इफेक्ट है कि कॉल पिक ना करने का इग्नोर करने से क्या ताल्लुक। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जी, लेकिन हमने खुद उसे मानी दे दी है। जी हाँ, ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ एविडेंस आते हैं फर्स्ट स्टेप पे, उसके बाद हम उसको एक जनरलाइज रूल बना लेते हैं कि जब भी ये चीज़ होगी ये इसका मतलब ये होगा। हम उसको क्वेश्चन नहीं करते। तो मेटा मॉडल हमें एम्पावर करता है कि आप ऐसे प्रॉब्लम को क्वेश्चन कर सकें। ये तो एग्जांपल आ गई रिलेशनशिप में। तो कई दफ़ा हम अपनी पर्सनल डेवलपमेंट में, अपने बिजनेस में, अपनी कैरियर में या प्रोफेशनल लाइफ में इसको अपने नेगेटिव साइड के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक पर्सन कहता है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। ऐसे में मेटा मॉडल एक
चैलेंज देगा, क्या चीज़ रोकती है आपको ये काम करने से। जी अब हो सकता है कि उसके माइंड में ये आए कि पहले मैंने बड़ी कोशिश की इंग्लिश सीखने की, नाकाम हुआ। अब हम फिर इसको मेटा मॉडल से क्वेश्चन करेंगे कि क्या एक दफ़ा या 4 दफ़ा कोशिश करने का मतलब ये है कि आप वो नहीं कर सकते। तो सही, जब वो सही। इस बात पे आएगा तो वो फ्लेक्सिबल होने लगेगा। क्योंकि आपने जब उसमें अपनी जो कोई कोशिश की और उसका जो नतीजा निकला वो दरअसल फीडबैक है। इस चीज़ का यस, फीडबैक है कि आपकी ये कोशिशें ये नतीजा देंगी। अब कोशिशों के अंदाज को बदलना पड़ेगा और कुछ नए तरीके कोई नया प्लान अप्लाई करना पड़ेगा उस मतलूबा नतीजे को हासिल करने के लिए। जहाँ कुछ कहने लगी थी। मैं ये कह रही थी, जिस तरह हम मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग करते हैं, जी। एक्चुअली हम उनके अंदर यही शौक पैदा करते हैं कि जो वो सोच रहे हैं असल में वो किस हद तक हकीकत पे मबनी है, और बार बार से हम उन्हीं की ही बातों में से मज़ीद बातें, मज़ीद सवालात करते हुए वो उस पॉइंट पे ले आते हैं जहाँ पे एक्चुअली उन्होंने नहीं सोचा होता। मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग में यही है ना कि हमने क्लाइंट के अंदर एक शौक पैदा करना होता है, मोटिवेशन पैदा करनी होती है। जी 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 वकास। जी हाँ, आपने जो हाईलाइट किया है ना, ये जी। एनएलपी की एक प्रीसपोजिशन है। वो ये कि देयर इज नो सच थिंग लाइक फेलियर, ओनली फीडबैक। नाकामी नाम की कुछ भी चीज़ नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। मिसाल के तौर पे एक पर्सन कोई काम स्टार्ट करता है, उसको वो नतीजे नहीं मिलते जो एक्सपेक्ट कर रहा था। जी तो एनएलपी ये कहती है कि इट डजंट मीन कि यू फेल्ड। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आपने जिस स्ट्रेटजी के साथ चले, जिस सीक्वेंस के साथ चले, जिस टाइमिंग के साथ चले, जिस टीम के साथ चले, इसका ये नतीजा निकलेगा। जो भी आपका नतीजा निकला है, ये फेलियर नहीं है। जी तो अगर आपको इससे डिफरेंट नतीजा चाहिए तो आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट कि अगर डिफरेंट नतीजा चाहिए तो कोई हमें डिफरेंट फिर कोशिशें करनी होंगी, डिफरेंट प्लान अप्लाई करना होगा, Exactly. डिफरेंट स्किल्स को अप्लाई करना होगा। मोहम्मद बिल्कुल। वकास साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा इनपुट दिया, जिससे यानी ये समझ में आई बात कि हम अगर अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करते हैं तो हम जिस चीज़ पर यकीन रखते हैं उसके और उसके हासिल हो जाने के दरमियान जो हद फासिल है उसको दूर करना भी हमारे पास मौजूद होता है, बस उसको दरियाफ्त करने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत के लिए, और इंशाल्लाह फिर किसी मौके पे आपसे दोबारा भी ज़रूर बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी अच्छा, जैसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात की इन्होंने वकास साहब ने एनएलपी पे, जी। और इसमें यही है मोहसिन साहब कि हमने सोचों का जाविया ही बदलना होता है जी और एक डायरेक्शन देनी होती है। जी। यानी जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, वो एक डायरेक्शन से सोच और देख रहा होता है और वो उसी के ही ज़ेरे असर सफ़र भी करता है। जी जी तो फिर आपने बस उसको सब कुछ सुनने देखने के बावजूद उसकी सोचों को एक नई डायरेक्शन देनी होती है। सोचों को नई डायरेक्शन देनी होती है। कोई शेर तो नहीं आया इस पे, आप कोई सुना? देखिए, सोचने पर तो पाबंदी नहीं है। पाबंदी नहीं है, और सोचने पर जो है वो कहते हैं कि दिलो दिमाग ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए, वाह वाह, ये हाथ पाँव इजाफी सहूलियात समझ। वाह वाह वाह, तो सारी सोचों का जो मंबा और मरकज़ है वो तो दिमाग है। बेशक। तो दिमाग से जो सोचों का आना है, क्रिएट होना है, एक है कि वो ऑटोमेटेड स्टाइल में सोचें वहाँ से बन रही हों। एक है कि हम इस मैकेनिज्म को जान लें, समझ लें, सीख लें कि सोचें अज खुद तो बनती सो बनती हैं, पर हम उनकी तराश खराश का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। हम गोया अपनी सोचों के क्रिएटर बन सकते हैं। और जो लोग सोचों को पहचान लेते हैं, उनके क्रिएट करने के सिस्टम को जान लेते हैं, वो फिर सोचें उनकी इजाज़त से सामने आती हैं। बिल्कुल ऐसे और ही। ये जिनकी सोचें उनकी इजाज़त से आती हैं ना, ये दुनिया के लीडर्स होते हैं, कामयाब लोग होते हैं। सोचें पीछे खड़ी होती हैं कि मैं, जब मुझे इजाज़त मिलेगी तो तब मैं इनकी खिदमत में पेश होंगी। Exactly. अभी इनका कोई माइंडफुलनेस के साथ ये किसी दूसरे काम में मसरूफ़ है। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है मोहसिन साहब, यानी वो अपनी सोचों के ताबे नहीं होते, जी उनकी सोचें उनकी ताबे होती हैं। जी और जी। वो डायरेक्शन देते हैं, वो ऑर्डर करते हैं और फिर सोचें उस पर अमल करती हैं। एग्जैक्टली। लेते हैं ब्रेक, वापस पलट के आएंगे तो आपसे मज़ीद बातचीत का सिलसिला होगा।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोज़े के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। विलिंग वेज के लाहौर स्टूडियो से लेट्स टॉक विद विलिंग वेज के साथ मैं मोहसिन नवाज मैं जहां आ रहा मैंने कहा मैं ही बता दूं जरा। ख़वातीन अपनी निगोसिएशन के दौरान कुछ गलतियां करती हैं। जितनी भी ख़वातीन दुनिया में किसी भी जगह निगोशिएट कर रही होती हैं अपने जॉब पर या ज़िंदगी के किसी भी मामले पर, तो वो कुछ गलतियां कर जाती हैं जिस वजह से वो हमेशा मर्दों से पीछे भी रहती हैं निगोसिएशंस के मामले में। अच्छा, अब ये जो गलतियां हैं ये इस तरह की हैं कि ख़वातीन का जो इमोशनल ब्रेन है वो चूँकि ज़्यादा एक्टिव होता है, चुनाचे वो जब भी अपने किसी प्रोजेक्ट की बात करती हैं, किसी जगह कोई ऐसी बात कर रही होती हैं जहां उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई चेंज चाहिए होता है, तो वहाँ वो इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा नज़र रखती हैं कि दूसरा अनकंफर्टेबल ना हो। मसलन वो अगर अपने बॉस से बात करेंगी तो किसी हवाले से किसी नए एवेन्यू को मूव करने की अगर बात करेंगी तो वो साथ ही कहेंगी कि अगर इसमें कोई ज़्यादा मतलब बजट अलाउ नहीं कर रहा तो बेशक ना करें। उस पे वो बहुत ज़्यादा कोई इस तरह का कन्विंसिंग स्टाइल, इन्फ्लुएंशियल स्टाइल अपना नहीं पाती, इस ख्याल से कि कहीं दूसरा अनकंफर्टेबल ना हो जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो इस निगोसिएशन की कमज़ोरी का ख़ुद उन्हीं को होता है। मसलन अगर वो अपने बॉस से अपनी तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए बात कर रही हैं, तो आम तौर पे वो प्रमोशन की बात करते हुए वही स्टाइल अपनाती हैं जो मर्द अपनाते हैं। मर्दों का स्टाइल और ख़वातीन का स्टाइल एक्चुअली मुख्तलिफ है और दोनों के अंदर जो फ़र्क है उसको पहचानने की ज़रूरत है। अभी हम ख़वातीन के स्टाइल की बात करें तो ख़वातीन को निगोसिएशन के दौरान जो पैटर्न बहुत कामयाबी से हमकिनार करता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो हैं 4, और उनमें से पहला कंपोनेंट है उनकी पास्ट परफॉर्मेंस। मतलब अगर कोई खातून अपने बॉस को अपने किसी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई नया आइडिया देना चाहती हैं या उसमें कुछ चेंज चाहती हैं, तो उस बारे में वो पहले अपनी पास्ट परफॉर्मेंस का जिक्र करेंगी। अच्छा, कि मैंने पिछले साल अपने सेल्स के या फ़लाँ टारगेट को 10% जिस तरह से इंक्रीज़ किया था, जैसा कि आप जानते हैं। यानी पहले वो ये रजिस्टर करवाएंगी कि ये मेरी पास्ट परफॉर्मेंस थी। देन वो इस चीज़ को फ्यूचर विजन के साथ रिलेट करेंगी कि इसी तरह हम ये चाहते हैं, कंपनी ये चाहती है, इदारा ये चाहता है कि हम फ्यूचर में भी इसी चीज़ को अप्लाई करके मज़ीद इतने नताइज हासिल करें। यानी आपने पहले पास की अपनी परफॉर्मेंस को रजिस्टर करवाया, फिर आपने फ्यूचर विजन दिया कि इसी चीज़ को मज़ीद इस तरह से अपग्रेड करके हम ये नताइज हासिल कर सकते हैं। चूँकि उनका इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा होता है, चुनाचे उनको ये लॉजिकल स्टाइल अपनाने की ज़रूरत होती है। तो आपने फ्यूचर विजन के साथ जोड़ा, फिर आपने उस ज़रूरत पर बात की जो कि इस सारे के लिए चाहिए। मसलन इसके लिए अगर बजट चाहिए तो यहाँ तीसरा हिस्सा वो आएगा, तीसरा जो कंपोनेंट है वो आएगा जहाँ आप बताएंगे कि इस नतीजे को हासिल करने के लिए हमें मौजूदा अपने काम में इस तरह का बजट जो है वो चाहिए या ये इसमें चीज़ अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये पर्सनल भी हो सकती है, ये प्रोफेशनल भी हो सकती है। अगर आपको उसमें एडजस्ट होने के लिए अपने वर्किंग आवर्स को चेंज करने की ज़रूरत है तो फिर आप बताएंगे कि पास्ट की परफॉर्मेंस आपकी क्या थी, फ्यूचर की आपका विजन क्या है उसके नतीजा में, जिससे वो माजी वाली जो परफॉर्मेंस है वो और अपग्रेड हो जाएगी, और उसके लिए आपको अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो क्या क्या ज़रूरी हैं। और चौथी चीज़ इसमें फिर जुड़ी हुई है कि आप उनसे उनकी राय के इजहार का मौका उनको देंगे और पूछेंगे कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। क्योंकि जैसे आप अपनी राय देते हैं तो अगर आप अपनी राय ही सिर्फ दें
तो दूसरे को ये लगता है कि आप, यानी उसने, उसको ये मौका मिल गया कि उसने उसके ना होने की बात करनी है। इम्कान ये है क्योंकि वो विजन आपका है, वो उसका नहीं है। इसलिए हम जब उसको ये सारा विजन दें तो उसको ख्याल की दावत दें। तो ख़वातीन भी फिर ऐसे में ख्याल की दावत दें कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप इस बारे में क्या कहते हैं। यहाँ से वो रुख मोड़ रही होंगी सोच विचार की तरफ, गौर व फिक्र की तरफ। और यहाँ जो उनका बॉस है वो गौर करना शुरू करेगा पास्ट परफॉर्मेंस पर, गौर करना शुरू करेगा फ्यूचर विजन पर, गौर करना शुरू करेगा कि उस फ्यूचर विजन को हासिल करने के लिए मौजूदा चीज़ों में क्या तब्दीलियाँ करनी है, और अपनी राय का इजहार करेगा सोच विचार के बाद। अच्छा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट मोहसिन साहब, एंड न्यू फॉर मी एज वेल। हालांकि मुझे डाइजेस्ट हो नहीं रहा था कि ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से काफ़ी कुछ चीज़ों में पीछे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है तो सही। अब इसमें मर्द को अल्लाह ताला ने वैसे भी हाकिम कवाम बनाया है, तो पीछे ही अच्छी लगती हैं ख़वातीन। लेकिन देयर द सर्टन थिंग्स, मेरा ख़्याल है निगोसिएशन के मामले में तो ख़वातीन बल्कि बेस्ट निगोसिएशन नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एक्चुअली, मैंने बहुत जगहों पे पढ़ा है। तभी अगर आप देखें तो हमारी फ़ॉरेन जो पॉलिसी है ना, उसमें जितनी भी फ़ॉरेन एम्बेसडर्स हैं वो फ़ीमेल रही हैं। और जो कामयाब फ़ॉरेन एम्बेसडर रही हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी में, वो आप देखें तो सभी ख़वातीन थी। देखिए ये जो चीज़ है, ये बनी बनाई जो आपकी पॉलिसी है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम है। यानी ये जो जिस बात का आप हवाला दे रही हैं वो एक सेट पॉलिसी है। अच्छा। और उसका डायलॉग है, ठीक है, जो उसका डायलॉग करना है, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा। लेकिन खुद अपने पर्सनल मामलात में वो इतनी अच्छी निगोशिएटर नहीं होती। इसीलिए तो घरों के हालात देख लीजिए। यानी घरों के मामलात में ख़वातीन ज़्यादातर बेसुकूनी का शिकार होती हैं। ख़वातीन ही दबी हुई होती हैं, ख़वातीन ही की बात नहीं मानी जा रही होती। उन्हीं का बर्नआउट होता है, उन्हीं के साथ ज़्यादा, इसीलिए कि वो इस बारे में बरवक्त और सही तरीके से निगोशिएट नहीं कर पाती। और इसी तरह वो अपने हस्बैंड के साथ जो डायलॉग करती हैं, उस डायलॉग के अंदर भी काफ़ी कुछ कमियां होती, गिव अप जल्दी कर लेती। मसलन वो मौका महल नहीं देखती कि ये मौका कौन सा है बात करने का। यानी सबसे पहले तो ये देख लेना चाहिए ना कि कि जिस वक्त आप किसी से कुछ बात करने वाले हैं उसका मूड कैसा है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपने बिल्कुल आपने बड़ा राइट आइडेंटिफाई किया कि ये जो भी हम थोड़ी देर पहले ही ब्रेक से पहले मियाँ बीवी के मसले पे बात कर रहे थे, और ख़वातीन का ये जो बड़ा गिला है कि हमारी बात सुनी नहीं जाती जी। तो उसमें ना सुनने की जो एक मेन वजह वो ये है कि आप बात कर इस टाइम पर रहे होते हैं जो कि असल में वो इश्यूज़ पे बात करने वाला टाइम होता नहीं है। क्योंकि वो सुनने वाले फेज में, मूड में उस वक्त है नहीं। हाँ। अच्छा, आपने क्या किया कि आपने कुर्बत के लम्हात में कोई अपनी फरमाइश रख दी। कुर्बत के उन लम्हात में ही आपने सास की या अपनी नंद की शिकायतें शुरू कर दी। यानी आप मूड को ज़रूर पहचाने। या कोई ऑफिस से लौटा घर, तो अभी आप उससे उसका हाल पूछने से पहले अपनी कोई बातें बताना शुरू कर दी, या यानी जिस पे आपकी नाकदरी हुई दरअसल, क्योंकि आप पहले उसको एडजस्ट करेंगे, पहले उसको माहौल से कनेक्ट करेंगे, फिर आप उसको हाल दिल सुनाने के लिए तैयार करेंगे। तो अगर ये लीडरशिप और ये समझदारी कोई भी अपनाएगा तो यकीनन वो बहुत अच्छे तरीके से अपने मतलूबा नताइज को पाएगा। लेकिन मूड के साथ सिंक इन करना भी तो एक आर्ट है जो कि हर एक को नहीं आता। यू आर वेरी राइट। यानी कि ख़वातीन जो हैं एक्चुअली में बड़ी अच्छी निगोसिएशन कर सकती हैं और अपनी बातचीत को भी बहुत इफ़ेक्टिव कर सकती हैं अगर वो सीख लें। बात वही आई कि एक तो मैनेजमेंट सीखें, और ये गिला तो मुझे ख़वातीन से हमेशा रहता है मोहसिन साहब, हालांकि मैं ख़ुद भी ख़ातून ही हूँ। ये गिला मुझे हमेशा रहता है कि ख़वातीन जो हैं वो ना तो अप टू डेट रखती हैं अपने आप को, ना ही वो अप टू द मार्क रखती हैं, ना ही वो अपने आप को स्किलफुल करने की कोशिश करती हैं, गिव अप बहुत जल्दी कर लेती हैं, और रिजेंटमेंट्स और जेलसी और इस तरह के जितने भी जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं ना, जो रवैये हैं, इन पे ज़्यादा उनका ध्यान होता है, जिसकी वजह से वो डैमेज ज़्यादा होता है उनका। Exactly. यानी जैसे भी आपने 2-3 बातें की बहुत ज़रूरी
कि वो फिर दुखी भी खुद होती हैं, बर्नआउट भी होती हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल होता है जब ख़वातीन गिव अप करती हैं। उनको लगता है कि शायद हमने चेंज नहीं होना, चेंज का जो अमल है ये किसी दूसरे के लिए है और हमारा चेंज होने से का बेहतरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। कई दफ़ा जी जबकि जो शख्स, वो मर्द है या औरत, ख़ुसूसन औरतों की अगर मैं बात करूं, अगर वो टाइम के साथ साथ ख़ुद को तब्दील नहीं करती हैं जी। तो वो कहीं फिर गायब हो जाती हैं। एग्जैक्टली वक्त उन्हें भुला देता है। हाँ, और वक्त जो है वो बड़ा जालिम भी है और बहुत अच्छा साथी भी है। उनका साथी है जो उसका बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं कदर के साथ, और उनके लिए जालिम है जो उसकी कदर नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। कई दफ़ा हम लोगों को मुतासर करने के लिए हमारे पास किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन होती है और उसकी बेस पे हम उसका दिल जीतना चाहते हैं और हम सोचते हैं कि वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर देगा क्योंकि हम उसके लिए बड़ा मौसर इन्फॉर्मेशन का सोर्स बन रहे हैं। किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हम कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, किसी के बारे में हम कोई ऐसी चीज़ें बता रहे होते हैं जो हिडन सीक्रेट्स हैं, और जब हम ये चीज़ें बता रहे होते हैं और वो दिलचस्पी ले रहा होता है तो हमें लगता है कि ये हमारी कदर में इजाफा हो रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं है। याद रखिए कि इसके नतीजा में आपको उसकी तरफ से ट्रस्ट की जो आस और उम्मीद है वो सच्चाई पर मबनी नहीं है, क्योंकि वो उस मौके पे तो बड़ा मज़ा लेके दिलचस्पी के साथ आपकी बातें सुन रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड जब इस सारे रिकॉर्ड को अपने अंदर सेव करेगा तो उसका कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड आपस में मकालमा करके जिस नतीजे पर पहुंचेगा वो ये पहुंचेगा कि ये बंदा काबिल भरोसा नहीं है। अगर ये किसी के सीक्रेट्स हमारे साथ इस तरह शेयर कर सकता है तो हम इस पर एतबार नहीं कर सकते क्योंकि कल को ये हमारी बात भी किसी और से करेगा। लिहाजा जब भी कोई दिलचस्पी ले और किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन आपसे हासिल करना चाहे तो इस बारे में दो बड़े ही मुनासिब जवाबात हैं जिनको अगर बरमौका इस्तेमाल कर लिया जाए तो आप एक बहुत ही काबिल भरोसा इंसान बन सकते हैं। पहला जवाब, सॉरी ये उसका पर्सनल मैटर है, मैं इसको आपसे शेयर नहीं कर सकता। दूसरी बात, सॉरी उसने मुझे बड़ा भरोसा करके अपने बारे में कुछ ऐसी बातें बताई, शेयर की, मैं वो आपसे शेयर नहीं कर सकता। तो ये है तो ज़रा उस वक्त सॉरी कहना ना कहना मुश्किल है क्योंकि मज़ा नहीं आता ना, मज़ा नहीं आता, गॉसिप नहीं हुई ना जी और आपने वो स्पाइस नहीं मिला आपको। एग्जैक्टली। तो ब्रेन आपका मैसेज दे रहा होता है कि अब स्पाइस चाहिए, मज़ा होना चाहिए, रश डोपामिन को मिलना चाहिए। वो तो तभी होगा जब आप गॉसिप करेंगे, आप उसकी सारी बातचीत अगले को बताएंगे, अगला उसमें मज़ीद ऐड करेगा। तो जब आपने सॉरी कह के फुल स्टॉप किया तो अब आपको एकदम से थोड़ा सा एहसास हुआ कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। हर वो चीज़ जो फौरी तौर पे एक कोई फौरी मज़ा नहीं देती वो बाद में मज़ा देने का सबब बनती है, और हर वो चीज़ जो फौरी मज़ा देती है वो बाद की कोई सज़ा बन जाती है। ये आप तकरीबन अक्सर चीज़ों पे अप्लाई होते हुए देखेंगे कि फौरी मज़ा का नतीजा बाद की सज़ा, और फौरी जो अपने मज़े को होल्ड करने की जो फ़ायदा है वो उसका बिल आखिर कोई एक अल्टीमेट मज़ा है जो कि दायमी रहने वाला है। चुनाचे खाने पीने से लेके हम देखें कि हम कितनी ऐसी चटखारेदार मज़ेदार चीज़ें हैं, स्पाइसी, चॉकलेट्स, मीठे, ये सब कुछ जो कि फौरी तौर पे हमें बहुत अच्छा मज़ा देते हैं पर नतीजा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम देखें कि हमें वो चीज़ जो रूखी सूखी खाकर भैया लंबी तान के सोना, तो ये जो रूखी सूखी है जो कि पहले गुर्बत की निशानी समझी जाती थी, अब ये सेहत की निशानी समझी जाती है। हाँ। तो दुनिया के इस निज़ाम के अंदर ये जो ऊंच और नीच नज़र आती है ना, इसके अंदर एक कनेक्शन इस कदर खूबसूरत है जिसको जो समझ लेता है वो इस ज़िंदगी का बेहतरीन मज़ा लेता है। बाज़-औक़ात किसी चीज़ को हम गुर्बत से जोड़ते हैं लेकिन वो ज़िंदगी की हकीकत होती है, और बाज़-औक़ात किसी की अमारत को रश्क से देखना दरअसल आपका अपनी हकीकत से डिस्कनेक्शन भी होता है और उस हकीकत से दूर होना भी। तो अपने आप को अगर हम यूं पहचाने कि ज़िंदगी में जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के अंदर आपका मौजूदा और आने वाले वक्त का मज़ा
किस चीज़ के साथ जुड़ा है। बहुत सारे लोगों को तो मज़ा आता है अपने उन चीज़ों से, जैसे इंसान को अल्लाह ताला ने एक बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत ये दे रखी है कि उसे चिपड़ी रोटी, उसे जो है वो पराठा खाने में भी मज़ा आता है और उसे रूखी रोटी खा के भी बड़ा इम्तियाज़ महसूस होता है। उसे डाइट से बेलगाम होकर यानी बेहद्दो हिसाब खाने पर भी मज़ा है, और उसे अपनी भूख को रोक कर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो ये एक्चुअली समझ लेने की और एफिलिएशन की बात है। हाँ, एक्चुअली में आपकी प्रायोरिटीज़ हैं। यानी अगर आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग के बाद आप यू आर लूजिंग वेट, तो जो मज़ा आपको ये अचीवमेंट में है ऑब्वियसली वो फिर अब आपको खाने में नहीं आएगा। और इंटरमिटेंट फास्टिंग का फौरी नतीजा नहीं है जी। अब ये फौरी नतीजे का यकीन कैसे आए? असल बात ये है कि बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे कामों पर इसलिए कायम नहीं रह पाते कि उन्हें उसके फ्यूचर का पता नहीं होता, बेयकीनी होती है। लेकिन अगर हम जो कर रहे होते हैं इसकी एक बनती हुई वीडियो और एक कंटेंट हम जहन में क्रिएट कर लें कि ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होता रहेगा, फिर अल्टीमेटली उसका ये नतीजा निकलेगा, और इसका कोई एक परखने का पैमाना हमारे दिमाग में अगर ताज़ा हमने किया हुआ हो तो हमें पता चल जाएगा कि आज की डेट में जो हम कर रहे हैं 40 दिनों बाद इसके नतीजा में ये तब्दीली रूनुमा हो चुकी होगी। बिल्कुल, बल्कि 40 से भी पहले हो जाती है। और हाँ, और ये ऑब्जर्वेबल ऐसा जो कंपाउंड इफेक्ट का जो नतीजा है, ये ऐसा इम्पैक्ट है कि फिर ये एक छोटा सा चंक आपकी ज़िंदगी के ओवरऑल नताइज पर असर डालेगा। यानी आप छोटी सी एक कामयाबी जब हासिल करते हैं तो दिमाग उसको छोटी कामयाबी नहीं, उसे कामयाबी तस्वर करता है। दिमाग छोटा या बड़ा रजिस्टर नहीं करता, कामयाबी या नाकामी रजिस्टर करता है। बिल्कुल। चुनाचे दिमाग को कामयाबी के सेट पर मोड पर एक्टिव रखने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए चाहिए ये होगा कि हम छोटे चंक्स में कामयाबी पाएं, ताकि बड़े चंक्स में कामयाबी पाने के लिए दिमाग आमादा और तैयार हो जाए। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बातचीत आपने की मोहसिन साहब। आपसे बात करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है और बहुत हमेशा मुझे सीखने को मिलता है। आपके तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन आप सबका भी, जिन्होंने हमारे साथ शिरकत की इस शो पर, और हमारी ये जो बातें हैं इन बातों पर आपके सवाल, आपकी बात, आपका ख्याल और आपका हाल, ये सब कुछ अगर आप हमसे शेयर करते रहें तो हम खुशहाल हो सकते हैं आपके साथ मिलकर। इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे अपने अगले शो पर। लेट्स टॉक विद विलिंग वेज का अगला शो प्रेजेंट होने जा रहा है इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे को, जबकि दूसरी जानिब यू आस्क फॉर इट बदस्तूर चलता रहेगा हर शाम 7 बजे। आज का शो डॉक्टर सदाकत अली के साथ देखना, ज्वाइन करना मत भूलिएगा, आज शाम 7 o'clock लाहौर स्टूडियो से। मोहसिन नवाज़ को, जहां रनाना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।